दोस्तों नमस्कार। भूगोल सार संग्रह में, ठीक है, भूगोल सार संग्रह यानी NCERT सार संग्रह में दोस्तों ये पांचवा वीडियो। इससे पहले आप तक 4 वीडियो पहुंचा, आपने देखा भी, और ये पांचवा वीडियो भूगोल का। ये ध्यान रखें दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंडियन ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल है। भारत का भूगोल से संबंधित NCERT सार संग्रह से संबंधित चार आपके पास वीडियो गए, आपने देखा, ये पांचवा वीडियो, ठीक है। आज हम लोग मुख्यतः जलप्रपात और झील से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक हमारा होगा जलप्रपात और झील, और ये टॉपिक यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं जलप्रपात और झील में, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा जलप्रपात हमारे पास है, कुछ झील के बारे में भी होगा, ठीक है। तो वाटरफॉल और लेक के बारे में, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो कर्नाटक में क्या है, गोकक जलप्रपात है, ये किस नदी पर स्थित है, ध्यान रखेंगे, घाट प्रभा नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है, रांची में है, ध्यान रखिएगा। किस नदी पर है, तो स्वर्णरेखा नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर। तसो मुरारी झील किस राज्य में है, तो तसो मुरारी झील लद्दाख राज्य में है, ठीक है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो जोग जलप्रपात श्रावती नदी पर स्थित है। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। जो उत्तरी सरकार तट, पूर्वी तट का ऊपरी भाग जिसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत के किस जलप्रपात को न्यागरा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, तो ये चित्रकूट जलप्रपात, ऊंचाई 29 मीटर, जिसे हम न्यागरा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, गोविंद सागर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील। भारत के खारे पानी के सबसे बड़ी अंतःस्थल ये झील कौन सी है, तो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील सांभर झील राजस्थान में है, ठीक है। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है, ठीक है। तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो गोवा में है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। नदी का ध्यान रखेंगे, मांडवी नदी, ठीक है। देखिए ध्यान दे दोस्तों इस बात को लेकर कि सिंपल तरीके से ध्यान रखिए, दूध सागर जलप्रपात गोवा में है, ठीक है, और नदी का नाम मांडवी नदी, ठीक है। इसके बाद कुछ जलप्रपात और दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे दूध सागर, मांडवी, ठीक है, गोवा कर्नाटक की सीमा पर, धुमाधर नर्मदा नदी पर, जबलपुर मध्य प्रदेश में, नोहकालीकई ये मेघालय में है, ठीक है। इसके बाद अमृतधारा, देवधारा हंसदेव नदी पर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। केंदाई छत्तीसगढ़ में है। दूध सागर नर्मदा मध्य प्रदेश में है। हुंड्रू स्वर्णरेखा नदी रांची झारखंड में है। जोग गरसप्पा शरावती कर्नाटक में है। शिव समुद्रम कावेरी कर्नाटक में है। कपिल धारा नर्मदा नदी पर अनूपपुर मध्य प्रदेश में है। चित्रकूट इंद्रावती बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में है। जोनहा गौतम धारा राडू नदी पर रांची झारखंड में है। चुलिया चंबल नदी पर राजस्थान में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इधर कुछ और जलप्रपात के बारे में है। तो यहाँ पर है कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर की किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो अलकनंदा नदी पर स्थित है। पुलिकट झील भारत के 2 राज्यों आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील जो कि 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ध्यान रखिए। भारत के मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन है, तो ये वुलर झील, ध्यान रखेंगे। भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सी है, तो वुलर झील जो कि कश्मीर में है। अब देखिए कुछ झील का नाम दे रखा हुआ है, जैसे वेम्बनाड केरल में, चिल्का उड़ीसा में,
राजस्थान में पुलिकट, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के सीमा पर सातताल, उत्तराखंड में अष्टमुडी, केरल में फतेह सागर, राजस्थान में डल झील, जम्मू कश्मीर में शेषनाग, जम्मू कश्मीर में लोकटक, मणिपुर में सांभर, राजस्थान में डिंडवान, राजस्थान में राकसताल, उत्तराखंड में कोलेरू, आंध्र प्रदेश में रूपकुंड, उत्तराखंड में फूलर, उत्तर प्रदेश में इसके बाद देवताल, उत्तराखंड में, ठीक है, हमीरसर, गुजरात में उदय सागर, राजस्थान में नागिन, जम्मू कश्मीर में लोनार, महाराष्ट्र में पेरियार, केरल में सूरजकुंड, हरियाणा में जयसमंद, राजस्थान में बुलर, जम्मू कश्मीर में मानसबल, जम्मू कश्मीर में और हुसैन सागर, तेलंगाना में, ठीक है। तो इस प्रकार से अब महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील, महाराष्ट्र में लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील क्रेटर झील का उदाहरण है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लोनार झील। ये ज्वालामुखी से निर्मित झील है, क्रेटर झील का नाम से जाना जाता है। ये महाराष्ट्र में है लोनार झील, ठीक है। ध्यान रखेंगे लोनार झील महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला है हमारे पास टॉपिक जल संसाधन, सिंचाई एवं नहर, ठीक है। तो हमारे पास जो जल संसाधन है, ठीक है, उनका क्या क्या स्रोत है। तो मेरे पास पहला स्रोत क्या है, धरातलीय स्रोत, यानी हम नीचे से धरातल में खास कर मतलब पृष्ठ जल, जो कि जैसे आपका नदी हुआ, तालाब हुआ, झरना हुआ, ये सब जो हमारे पास धरातल में दिखाई पड़ रहा है उसे पृष्ठ जल कहेंगे, ठीक है। एक है भूमिगत जल, जिसको हम लोग चापाकल करके कुआं खोद कर निकालते हैं पानी, वो दूसरा स्रोत मेरे पास है। तीसरा है वायुमंडलीय जल, यानी वर्षा जो होती है वो, उसकी बात किया जा रहा है। और तीसरा हमारे पास है, चौथा हमारे पास है महासागरीय जल। ध्यान रखें दोस्तों, महासागरीय जल से किसी भी खेत को पटवन नहीं करते हैं, सिंचाई नहीं करते हैं, क्योंकि उस पानी से हम सिंचाई करेंगे तो होगा क्या कि नमक की मात्रा खेत में चला जाएगा और इस वजह से वो खेत नमकीन हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, कहता है सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जितना सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है। तो सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है नलकूप द्वारा, उत्तर प्रदेश में होती है, ठीक है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष तीन तालाब सिंचित राज्य क्रमशः कौन सा है। तो क्षेत्रफल दृष्टि से ऐसा राज्य का नाम बताया जहाँ पर तालाब से सिंचित किया जाता है, तो वह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश 3 ऐसे राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जो यहाँ पर तालाबों से सिंचाई किया जाता है। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था, तो दिनशा जे दस्तूर ने। भारत में सिंचाई की प्रमुख साधन क्या है, तो कुआं और नलकूप हमारे पास सिंचाई का प्रमुख साधन है। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है, तो सरहिंद नहर सतलज नदी से निकाली गई है। विश्व जल दिवस 22 मार्च तथा राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है। तो जहाँ पे सर्वाधिक रूप से किसी न किसी प्रकार से सिंचित किया जाता है, खेत को सिंचाई किया जाता है, वो 5 राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। हरियाली योजना किससे संबंधित है, तो जल संभर के विकास से हरियाली योजना संबंधित है। यहाँ जल संभर विकास का लाभ देखिए क्या क्या होता है कि पीने और सिंचाई के लिए जलापूर्ति, जैव विविधता में वृद्धि, जल भराव की कमी और मृदा की लवणता का ह्रास, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, वनों के कटाव में कमी, जीवन स्तर में सुधार, रोजगार में वृद्धि, ठीक है। तो जल संभर विकास का लाभ इतना कुछ है, पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, जैव विविधता में वृद्धि, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, वनों के कटाव में कमी, जीवन स्तर में सुधार और रोजगार में वृद्धि, ठीक है। इतना जल संभर विकास का लाभ है, ठीक है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था।
इंदिरा गांधी नहर, ये राजस्थान का जीवन रेखा है, ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था 1958 में। ठीक है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नहर परियोजना को या बहुउद्देशीय परियोजना को भारत का देवालय कहा था। ठीक है। फरक्का नहर, सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों। यह अगला क्वेश्चन है कि फरक्का नहर यानी कहने मतलब है गंगा नदी पर बनी हुई फरक्का नहर जो कि पश्चिम बंगाल में है, कि जल वहन क्षमता कितनी है। तो जल मतलब वहन करने की क्षमता कितनी है, तो कितना है, तो 40,000 क्यूसेक। क्यूसेक ध्यान रखें दोस्तों, जल क्षमता की मापने का इकाई है क्यूसेक। अगला बात यहाँ पर लिखा हो, विश्व का सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंगा नहर व्यवस्था है, ध्यान रखेंगे। तो विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंगा नहर है। गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुई, 1927 में हुई। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है, तो गंडक नदी से निकाली गई है। ठीक है। ये है कहाँ, तो बिहार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए यहाँ पर एक बॉक्स में दे रखा हुआ है, इसको सही से देखते हैं हम लोग। कहते हैं भारत की सिंचाई परियोजना के प्रकार, इसमें लघु सिंचाई के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। पहला है लघु सिंचाई, फिर हम आएंगे मध्यम सिंचाई और फिर बृहद सिंचाई। लघु सिंचाई में क्या कहता है, इस परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। ध्यान रखें दोस्तों कि लघु सिंचाई में कितना हेक्टेयर, 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत में क्या क्या आता है, कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकल। ठीक है, स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजना से होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 में 6 से संचालित लघु सिंचाई योजना वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। कहने का मतलब है कि भारत में लघु सिंचाई की महत्व को देखते हुए 2010 में लघु सिंचाई का नाम चेंज करके इसका नाम चेंज किया और कर दिया गया राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अगला है हमारे पास मध्यम सिंचाई परियोजना। इसके अंतर्गत में जमीन 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक का क्षेत्र में सिंचाई होती है। इसमें नहरी सिंचाई प्रमुख है क्योंकि छोटे नहरों को इसी वर्ग में रखा गया है। और तीसरा हमारे पास है बृहद सिंचाई परियोजना। इसमें से 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। सामान्यतः बड़ी नहरों एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को शामिल किया जाता है। बड़ी व मध्यम परियोजना से देश की 38% सिंचाई की आवश्यकता पूर्ति होती है। जल के साथ उर्वरक को भी मिलाकर संपन्न सिंचाई कहलाती है। अगर जल के साथ, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जल के साथ उर्वरकों को भी मिलाकर संपन्न सिंचाई को क्या कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, फर्टिगेशन। ठीक है, फर्टिगेशन, जल के साथ उर्वरक को मिला दिया जाए और सिंचाई किया जाए तो उसे हम फर्टिगेशन कहते हैं। एक बात नीचे लिखी हुई है कि भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो मुख्य स्रोत हमारे पास नलकूप है, इसके बाद नहर है, इसके बाद तालाब है। तो सबसे पहले क्या है, ध्यान रखेंगे, नलकूप है। ठीक है, जिसको आप चापानल कहते हैं। दूसरा हमारे पास नहर है और तीसरा तालाब है। ठीक है, तालाब है। तो इस प्रकार करके हम सिंचाई, सर्वाधिक सिंचाई हम नलकूप से करते हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ऐसा नदी घाटी परियोजना जिसका उद्देश्य एक ना हो, बहुत हो। ठीक है, जैसे सिंचाई करना, बाढ़ का रोकथाम करना, नहर निकालना,
बिजली उत्पन्न करना, ठीक है। ये सब बहुत सी उद्देश्य हो सकता है। ऐसे उद्देश्यों के साथ में अगर कोई नदी घाटी परियोजना बना है उसको हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम से जानते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? एकदम ध्यान रखेंगे, सतलज नदी पर हुआ। ध्यान रखें दोस्तों, सतलज नदी पंजाब में इसका निर्माण हुआ है। भाखड़ा नांगल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, यानी तीनों राज्य मिलकर इसका उपयोग करते हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो सरदार सरोवर परियोजना ध्यान रखेंगे किस नदी पर बनी हुई? सबसे बड़ी बात तो यही है, ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी पर बनी हुई है, ठीक है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान चारों राज्य इस सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास दामोदर परियोजना कौन से राज्य सम्मिलित है? दामोदर परियोजना ध्यान रखेंगे, जिसको दामोदर नदी पर बना हुआ है, ध्यान रखेंगे इसको डीवीसी एक नाम और याद रखेंगे। भारत का सबसे पहला बहुउद्देशीय परियोजना डीवीसी, ठीक है। दाल भात चोखा नहीं याद रखिएगा, डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ये झारखंड में है, लेकिन इससे जो राज्य सम्मिलित है, दो राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखें, सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को है, जबकि सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश को है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर जाती है, और ये बांध बनी कहाँ पर है? गुजरात में। और इसमें सबसे अधिक लोग जो विस्थापित हुआ वो मध्य प्रदेश के लोग ही विस्थापित हुए, ठीक है। तो इस प्रकार करके सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश को मिल रहा है, सबसे अधिक लाभ गुजरात को मिल रहा है। ये नदी मध्य प्रदेश से निकल के गुजरात जाती है। अगला है ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा में है, ठीक है। हीराकुंड बांध ध्यान रखेंगे किस नदी पर है? अगर आपसे पूछा जाए कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो ध्यान रखेंगे ये महानदी पर है, ठीक है। महानदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है, और ये उड़ीसा में। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति हाइड्रो पावर उत्पादन कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पहले जल शक्ति जहाँ से विद्युत हम उत्पन्न करते हैं, ठीक है, तो सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो शिव समुद्रम, ध्यान रखेंगे। तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ध्यान रखें कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर ध्यान रखेंगे, कृष्णा कभी भी गोदावरी टिक न कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में अवस्थित है? तो किन दो राज्यों में अवस्थित है? ये आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना में अवस्थित है। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के मध्य विवादित है। क्या है? पोलावरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के मध्य विवादित है। गांधी सागर बांध परियोजना का भाग है किसका? चंबल परियोजना का, ठीक है। और ध्यान रखेंगे गांधी सागर बांध चंबल नदी पर ही बनी हुई है। जवाहर सागर बांध किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में है, ये भी चंबल नदी पर है, ठीक है, ये भी चंबल नदी पर है। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर निर्मित किया गया है। तिलैया, मैथन और बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है? बराकर, दामोदर नदी के सहायक नदी बराकर पर स्थित है तिलैया, मैथन और बेल पहाड़ी बांध, ठीक है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में हुई थी। इसी को अभी हमने बताया, डीवीसी दाल भात चोखा नहीं, दाल भात नहीं, ध्यान रखेंगे दामोदर घाटी
परियोजना दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन 1948 में बनी है। अमेरिका की बांध के तौर पर ये भी बांध बनी है, ध्यान रखेंगे। तो और इसी के बारे में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये बांध परियोजना हमारे देश के लिए देवालय साबित होगा, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है कि सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाले तलछट मिट्टी को रोकना है। यानी ऐसा मिट्टी जो तल में बैठ जाता है, ठीक है, उस मिट्टी को रोकने के लिए एक नया बांध बनाया गया हिमाचल बांध। उसका मुख्य उद्देश्य भाखड़ा नांगल बांध में जो नीचे एक तह गाद जमा हो रहा है उसको रोकना है, ठीक है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दार्जिलिंग में की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ परियोजना और प्रमुख नदी का नाम और प्रमुख परियोजना दिया हुआ है। इनमें से देखते हैं हम लोग। पहला लिखा हुआ है सतलज नदी, भाखड़ा नांगल, गोविंद सागर बांध, नापता झाकरी बांध और कोल बांध। कौन कौन बांध? भाखड़ा नांगल, गोविंद सागर, एक ही नाम है, ठीक है। भाखड़ा नांगल बोलिए, गोविंद सागर बोलिए बांध, नापता झाकरी बांध और कोल बांध। झेलम नदी पर क्या है? किशनगंगा तुलबुल परियोजना, ठीक है, ठीक है। किशनगंगा और तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम पर है। चिनाब पर कौन कौन बांध है? तो सलाल बांध, दुलहस्ती बांध और बगलीहार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सलाल बांध, दुलहस्ती बांध जिसको अस्किनी भी कहते हैं, और बगलीहार। अस्किनी ध्यान रखेंगे चिनाब का ही ओल्ड नेम है। रावी में दो बांध है, थीन बांध और क्या है? बमेरा बांध, ठीक है, थीन बांध और वमेरा बांध, ठीक है। ब्यास पर दो बांध है, पोंग और हरिके बांध, ठीक है, पोंग और हरिके बांध। गंगा नदी पर टिहरी बांध जो भागीरथी पर है, और एक फरक्का बांध जो कि गंगा नदी पर है। यमुना पे देखिए लखवीर ब्यासी बांध, लखवीर ब्यासी बांध यमुना पर। आगे है रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध जिसे रामगंगा परियोजना कहते हैं। घाघरा पे घाघरा बांध, शारदा पे शारदा बांध, गंडक पर त्रिवेणी के पास बैराज है, और कोसी पर कोसी परियोजना है, ठीक है। इधर हम आते हैं, कुछ और बांध है, ठीक है, जैसे कि चंबल पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जोहार सागर। ये आपको बताएं तीनों का तीनों राजस्थान में है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जोहार सागर बांध। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जोहार सागर बांध। बेतवा नदी पर माता टीला बांध, राजघाट बांध, ठीक है, माता टीला बांध, राजघाट बांध। बेतवा नदी पर दो है, माता टीला बांध और राजघाट बांध। सोन नदी पर टिहरी सिंचाई, इसके बाद टिहरी सिंचाई, ठीक है, सोन नदी पर टिहरी ने डेहरी सिंचाई। और दूसरा आपके पास है बरास और बाणसागर, ठीक है। सोन नदी पर डेहरी सिंचाई और बरास और बाणसागर बांध, ठीक है। दामोदर नदी पर पंचेत, तिलैया, कोनार, अय्यर, बगरामो और मैथान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पंचेत हिल बांध, तिलैया, कोनार, अय्यर, बागरमो और मैथन बांध, ठीक है। गोदावरी नदी पर क्या क्या है? राजमुंदरी के निकट बांध। कृष्णा नदी पर क्या है? श्रीशैलम बांध और नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। तुंगभद्रा नदी पर कौन सी बांध है? मल्लापुरम के निकट तुंगभद्रा बांध। ध्यान रखिएगा जिस नदी के नाम से जो बांध है वो कभी आपसे नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि वो नदी का नाम अलग है और बांध का नाम अलग है। जैसे कावेरी नदी पर क्या है? मेटूर बांध, ठीक है। नर्मदा नदी पर क्या क्या बांध है? नर्मदा नदी पर देखिए महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, अंकलेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध, ठीक है, अंकलेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध। ताप्ती नदी पर काकरापारा बांध और उकई बांध, बहुत बार पूछा हुआ है। ताप्ती नदी पर काकरापारा बांध और उकई बांध। महानदी पर हीराकुंड बांध, ठीक है, तिरपाड़ा बांध और बरोज बांध, ठीक है। इसके बाद लास्ट में है माही नदी पर वनकवोरी बांध और कादाना बांध, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे बांध है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल की संयुक्त उपक्रम है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित है, ठीक है। किस नदी पर? ब्लैक नदी, काली नदी पर
स्थित निर्मित है। कहाँ पर? पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड में। नाम क्या है? पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कुछ ऐसे और दे रखा हुआ है जो भारत और पड़ोसी देश के बीच प्रमुख नदी समझौता है। ठीक है, तो भारत और पड़ोसी देशों के बीच में प्रमुख नदी समझौता हमारे पास है, जिसमें सबसे पहला है शारदा। ठीक है, महाकाली। तो ये किस देश में है? नेपाल के साथ संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वर्ष 1996 में महाकाली संधि, ठीक है, 96 में महाकाली संधि, जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना शामिल है। ठीक है, तो अभी अभी हमने पढ़े कि काली नदी पर पंचेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना भारत नेपाल के बीच है, जो कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड में एक परियोजना है, जो कि भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, आगे है कोसी नदी, ये भी नेपाल पर है। ठीक है, नेपाल राज्य से संबंधित है। नेपाल में कोसी बराज के निर्माण के संबंध में वर्ष 1954, ठीक है, का समझौता 1966 में संशोधित किया गया है। और सबसे अधिक तबाह इसी नदी से बिहार का जनता है। ठीक है, अगला है हमारे पास गंडक है, जो कि नेपाल के साथ में ही है। और नेपाल में गंडक बैराज निर्माण के संबंध में 1959 का समझौता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है गंगा नदी पर बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, और ये फरक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में 1996 की भारत बांग्लादेश संधि है। ठीक है, फरक्का बैराज से बना संबंध है, जो कि मालदा डिस्ट्रिक्ट में फरक्का की जगह है, वहाँ पर ये बांध बना हुआ है। इसके बाद एक है सिंधु नदी तंत्र, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और इनकी सहायक नदी है। पाकिस्तान के साथ समझौता है, 1960 में समझौता हुआ था। और सिंधु नदी तंत्र जल के सार्थक एवं संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु जल जो समझौता 1960 में हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन और है, तो देखते हैं क्या है। जल धाका, चुखा, ताला, मोंगदेछु आदि जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? ठीक है, अजीब अजीब नाम है, थोड़ा देख लीजिए आप। जल धाका, चुखा, ताला, मांगदेछु। ठीक है, मांगदेछु, ये तीनों चारों का चारों कहाँ पर है? भूटान में है। ठीक है, और ये चारों का चारों परियोजना जो जल विद्युत परियोजना है, ये भारत के सहयोग से निर्मित हुआ है, भूटान में है। महाकाली संधि नेपाल के साथ है, भारत नेपाल के मध्य है, 1966 में हुई। ठीक है, नेक्स्ट है तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो तेलुगु गंगा परियोजना जो है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। नदी का नाम भी है मयूराक्षी। ठीक है, अगला है कलपोंग जल विद्युत। ठीक है, कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा, तभी से मैं ये बात को आपको बोल रहा था। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उसने बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर निर्मित है। ध्यान रखिएगा, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो सिद्रापोंग। ठीक है, भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन सिद्रापोंग कहाँ पर है? ये असम में है। ठीक है, अगला है भारत राष्ट्रीय जल परियोजना नदियों को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें से देखिए कौन कौन नदी को जोड़ा गया है, तो ध्यान रखेंगे। कोसी मेची को जोड़ा गया। ठीक है, गंगा गंडक को जोड़ा गया, सरदा यमुना को जोड़ा गया, महानदी गोदावरी को जोड़ा गया, केन बेतवा को जोड़ा गया, पार तापी नर्मदा को जोड़ा गया। उसके बाद
बेदती वर्धा को जोड़ा गया। इसके बाद कोसी घाघरा को जोड़ा गया, यमुना घाघरा यमुना को जोड़ा गया, गंगा दामोदर स्वर्णरेखा को जोड़ने की प्लान चल रहा है। ठीक है, इसके बाद गोदावरी कृष्णा पार्वती काली सिंध चंबल दमन गंगा पिंजाल नेत्रवती और हेमावती को जोड़ने की प्लान चल रही है। ठीक है, यह जोड़ा गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशनगंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो किशनगंगा परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। मेजा बांध राजस्थान का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो नदी का नाम है कोठारी नदी। ठीक है, मेजा बांध राजस्थान का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो कोठारी नदी पर हुआ है। नेक्स्ट है बगलिहार पन विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, सुईल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो सुईल नदी परियोजना ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश में है। बहुउद्देशीय परियोजना सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति बाढ़ नियंत्रण जल विद्युत उत्पादन नदी नहर परिवहन और पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका नाम भी बहुउद्देशीय इसलिए देवे तो किया है कि एक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, कई उद्देश्य हैं, जैसे कि हमें पेयजल की आपूर्ति होगा, बाढ़ नियंत्रण होगा, उससे जल विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, नदी नहर परिवहन हो सकता है, पर्यटन हो सकता है, सिंचाई का काम हो सकता है, बहुत सारी बातें। ठीक है, अगला है कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, कल्पसर तो ये कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना, ठीक है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो सिक्किम में। ठीक है, दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया। ध्यान रखेंगे चिनाब नदी पर। ठीक है, दुलहस्ती चिनाब नदी पर। नेक्स्ट बातें हैं कि तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है जो मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। ठीक है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य है। तो कावेरी नदी के जो जल विवाद है वो तमिलनाडु कर्नाटक केरल और पुदुचेरी के मध्य विवाद चल रहा है। ठीक है, इसमें देखिए कुछ जल का विभाजन है। ठीक है, विभिन्न राज्यों के मध्य कावेरी जल का विभाजन किया बाद में इसको किया गया। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 राज्य है। तमिलनाडु को कितना मिलेगा 419 टीएमसी, कर्नाटक का 270 टीएमसी, केरल को 30 सीएमटी और पुदुचेरी को 7 टीएमसी। ठीक है, टीएमसी का मतलब नीचे दिया हुआ 1000 मिलियन क्यूबिक। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नदी है कि जो नदियाँ हिमालय निर्माण से पूर्व से प्रवाहित होती आ रही है उसे पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। यानी एक बात ध्यान रखिएगा कि पूर्ववर्ती नदी हम उसे कहेंगे जो हिमालय के निर्माण से पहले से बहते आ रही है। ठीक है, हिमालय को काटते हुए चीरते हुए वो नदियाँ, हिमालय निर्माण होते गया उससे पहले से नदी बह रही है। ठीक है, हिमालय निर्माण से पूर्व से नदी बह रही है और आज जहाँ पर हिमालय है वहाँ पर बहुत सी नदियाँ वहाँ से निकल रही है। ठीक है, बह रही है। कुछ नदियाँ का जरूर मार्ग परिवर्तन हो गया हिमालय के निर्माण के बाद, तो उससे पूर्व जो नदियाँ बहती आ रही है उसे हम पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है हमारे पास है कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे हम लोग यहाँ पर खासकर ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से। ठीक है, हम लोग इकोनॉमिक दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहता है एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों एग्री और अर्थात मृदा सॉइल और कल्चर का अर्थात कृषि। ठीक है, तो ऐसा एग्रीकल्चर का अगर आप जोड़ देंगे तो मृदा का कृषि। ठीक है, मृदा पर कृषि, तो अगर हम जमीन पर जो कृषि करते हैं उसी को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ध्यान रखें दोस्तों कि हमारे पास हम लोग जो खेती करते हैं तो खेती ऋतु आधारित खेती होती है कि किस ऋतु में कौन सा खेती करेंगे, जिसमें से हम लोग मुख्यतः 3 प्रकार की खेती करते हैं। रबी करते हैं शीत ऋतुकालीन में, खरीफ करते हैं ग्रीष्म ऋतुकालीन में,
और जायद फसलें जो हैं वो शीत और ग्रीष्म के मध्य करते हैं। ठीक है, कभी कभी देखिए जैसे कि मार्च, अभी मार्च का मौसम है। ठीक है, तो अभी हमारे पास कुछ दिन के बाद गेहूं कट जाएगी। ठीक है, या कटने के कगार पे गेहूं है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हम लोग खीरा ककड़ी बहुत से चीज़ें जो सब्जियां बोएंगे। ठीक है, तो इस समय जो भी हम बोएंगे उसको हम जायद फसल में रखेंगे। ठीक है, और रबी फसल हम शीत में बोते हैं और शीत आने के क्रम में बोते हैं, नवंबर दिसंबर में बोएंगे और उसको मार्च अप्रैल में काट लेंगे। ठीक है, और खरीफ फसल क्या होता है कि हम जून जुलाई में बोएंगे और उसको नवंबर होते होते हम काट लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें हैं। देखिए ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर, यहाँ पर खासकर जब रबी की बात होगी तो हम लोग नवंबर में इसको बोएंगे। ठीक है, और मार्च या अप्रैल तक में से काट लेंगे। ठीक है, खरीफ ध्यान रखेंगे, खरीफ जो फसल है इसको हम लोग जून जुलाई में बोएंगे। ठीक है, और ये नवंबर तक में से हम काट लेंगे। ठीक है, और जायद फसल जो है ये ध्यान रखें दोस्तों कि मार्च में बो देते हैं और इससे जून आते आते पूरा काट लिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार करके हैं, ऐसी बातें हैं कि इसलिए शीत और ग्रीष्म दोनों दिया हुआ है कि ऐसा समय में जब शीत ऋतु में बोते हैं और ग्रीष्म होते होते उसको काट लेते हैं। ठीक है, पूरे शीत में लेकिन होता भी नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए रबी फसल में कौन कौन सा फसल आता है, मुख्यतः रबी में ध्यान रखिएगा गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई और आलू। ठीक है, तो मुख्यतः जो मुख्य खाद्यान्न में खासकर गेहूं हमारा सेकंड खाद्यान्न फसल है उसमें रबी में आ जाता है। और अगर हम खरीफ में देखें तो मुख्य मेरा खाद्यान्न फसल चावल है जो खरीफ में आएगा। ठीक है, तो एक रबी है और एक खरीफ है। ठीक है, और इसमें खरीफ में देखिए ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि रबी फसल में मुख्यतः गेहूं के साथ साथ दलहन और तिलहन दोनों को रखा जाता है। ठीक है, लेकिन दलहन में कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ दलहन ऐसा है जिसको हम रबी में नहीं रख सकते। जैसे दलहन में एक आपको उड़द मिल गया। ठीक है, एक आपका यहाँ पर हाँ मूंग मिलेगा, मूंग नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखेंगे उड़द मूंग रबी में नहीं आएगा। बाकी जो हमारे तिलहन फसल है, खासकर तिलहन में देखिए अगर आप तिल को, इसका भी तेल लोग खाता है। ठीक है, सोयाबीन का भी तेल खाता है। तो ये तिलहन में एक दो फसल को यहाँ पर छोड़ देंगे, बाकी सब उधर तिलहन में चला जाएगा रबी में। ठीक है, और जो बाद में जायद फसल है तो जायद फसल में देखिए तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, भिंडी। ठीक है, बहुत सारी सब्जियां, ये सब हमको जायद फसल में हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे कि मुख्यतः रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल में तो खरीफ में ध्यान रखेंगे मुख्यतः चावल है। ठीक है, हमारे पास जो लार्जेस्ट रूप से हम लोग खाते हैं, सबसे अधिक रूप से खाते हैं चावल को। सेकंड लार्जेस्ट जो हमारे खाद्यान्न फसल है वो गेहूं है जो कि रबी फसल है। ठीक है, रबी के में ध्यान रखेंगे रबी फसल में खासकर दलहन और तिलहन सब आ जाता है, लेकिन एक दो अपवाद छोड़कर बाकी जो खरीफ में देखेंगे तो चावल के साथ साथ ज्वार, बाजरा, मक्का सब खरीफ में आ जाएगा। बाकी जायद फसलों में क्या होगी, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, भिंडी, सब्जी, ये सब जो पानी वाला खासकर मतलब जिसमें प्यास कम हो लगे, हम लोग प्यास लगता है तो चलो खीरा खा लेते हैं, तरबूज खा लेते हैं, ककड़ी खा लेते हैं। ठीक है, प्यास को कम करने के लिए। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन फसल है ये सब चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है। ठीक है, कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखें दोस्तों, युग्म पैदावार का मतलब है विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना। ठीक है, मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता क्या है, ध्यान रखेंगे कृषि के साथ साथ पशुपालन। ठीक है, कृषि के साथ साथ पशुपालन को एक साथ अगर करते हैं इसे हम मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, सबसे बड़ा जोत जो है हमारे पास राजस्थान में ही है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता, हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर है। ठीक है, तमिलनाडु तट पर यानी कोरोमंडल तट पर है। ठीक है, भारत की रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं, सबसे अधिक जो उर्वरक का इस्तेमाल करता है वो आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन
में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? तो सबसे संपन्न राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में अनुबंध कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर यानी किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना फार्मिंग के तौर पर, तो पंजाब में। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा जो गेहूं की कृषि के लिए सबसे अच्छा है। चावल की कृषि के लिए पानी की मात्रा अधिक चाहिए, ध्यान रखिएगा, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए और तापमान भी उच्च होना चाहिए, आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। यानी चावल कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। कल्याण सोना किस फसल का एक किस्म है? तो गेहूं का किस्म है कल्याण सोना गेहूं। कल्याण सोना गेहूं, ध्यान रखेंगे। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की खेती होती है? ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक खेती चावल की होती है, इस बात का ध्यान रखें, ख्याल रखिएगा, ठीक है। अगला है कि भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चावल, भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न फसल चावल। मक्का मुख्यतः खरीफ फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसम में करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि उत्तर बिहार में आएंगे तो मक्का ठंडी के मौसम में अभी देखिएगा हो रहा है, ठीक है, अभी खेत में लगा हुआ है, तो आप कैसे कह दें खरीफ फसल है ये, ठीक है, रबी में चला जाएगा। अभी अगर आप आकर उत्तर बिहार के बच्चों को पढ़ाएंगे कि मक्का खरीफ फसल है तो बच्चे मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो बचपन से देखा है कि उत्तर बिहार में मक्का गर्मी मौसम में नहीं, ठंडी मौसम में होती है, ठीक है। तो लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मक्का को रखा गया है खरीफ फसल में, ध्यान रखिएगा, लेकिन आज मक्का सालों भर होती है, ठीक है, सालों भर होती है। नेक्स्ट है, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो चावल का अगर सर्वाधिक क्षेत्र देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सबसे अधिक चावल का क्षेत्र उसके पास है, लेकिन उपजाऊ में नहीं है, ठीक है। भारत के किस क्षेत्र में चावल कटोरा कहते हैं? तो गोदावरी और कृष्णा डेल्टा को चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है, बाउल ऑफ राइस, ध्यान रखेंगे। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा कहा जाता है। जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा 5, जमुना, कृष्णा किस फसल का उन्नत किस्म है? तो धान की उन्नत किस्म है। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? चाय की, ध्यान रखेंगे, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? चाय की। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के लिए किया जाता है? तो नील हरित शैवाल, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ध्यान रखेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी का जैव उर्वरक के रूप में धान की फसल के लिए उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिला को कपास खेती के कारण सफ़ेद सोना क्षेत्र कहते हैं? खरगोन जिला, ठीक है, खरगोन जिला आपका मध्य प्रदेश को सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि वहाँ कपास की खेती सर्वाधिक होती है। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा, बॉल ऑफ शुगर कहा जाता है? वो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शुगर मिले हैं, ध्यान रखेंगे। भारत के सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। परभानी शक्ति किसकी किस्म है? जैव संवर्धित ज्वार का, ठीक है, जैव संवर्धित ज्वार का परभानी शक्ति किस्म है, ठीक है। आगे यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है कि करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टेलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है, ठीक है। तो यहाँ करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित यानी फंगी रोग है, ठीक है, फंगल रोग है, और इसे कैसे होता है? टेलेटिया इंडिका नामक फंगस से होता है, ठीक है। अगला कुछ बातें यहाँ पर है, कृषि उत्पादन संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, यानी कृषि जो हमारे देश में बहुत सारी क्रांतियाँ लाया गया कृषि उत्पादन से संबंधित है। तो इसमें से देखिए, पहला आपके पास है हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति की बात किया गया है। तो हरित क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, हरित क्रांति ध्यान रखेंगे तो ये आपका हरित क्रांति चावल खाद्यान्न से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते, सुनहरी स्वर्ण क्रांति जो है ये फसल एवं सब्जी उत्पादन, बागवानी, उद्यान
कृषि से, ठीक है। श्वेत क्रांति किससे है? दूध उत्पादन से है, ठीक है। अगला है कृष्णा यानी काली क्रांति किससे है? खनिज तेल पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से है। नीली क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? मत्स्य उत्पादन से। गोल क्रांति किससे? आलू से। भूरी क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? उर्वरक से। पीली क्रांति तिलहन से। रजत क्रांति अंडा से। इंद्रधनुष क्रांति कृषि संबंधित समग्र क्रांति नवीन कृषि नीति में निर्धारित। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की परियोजना है। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन में दोगुना करना, उत्पादन को दोगुना करना, टिकाऊ कृषि। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, झींगा मछली। और लाल क्रांति मांस और टमाटर से उत्पादन से जुड़ा हुआ है। तो इन सारे क्रांति के बारे में आप एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ आपसे कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे जोड़ के पढ़िएगा जीवन में तो शायद याद रह जाएगा, ठीक है। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? तो उष्ण और शुष्क जलवायु में बाजरे की कृषि हो जाती है। ध्यान रखेंगे बाजरे की खेती करने के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन गर्मी की आवश्यकता पड़ती है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सा है? तो मूंगफली, ठीक है। इसमें भी बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। ओस और बोरो किस फसल की किस्म है? ध्यान रखेंगे ओस और बोरो धान की फसल की किस्म है। भारत में सोयाबीन की अग्रणी उत्पादन राज्य कौन सा है? सोयाबीन सबसे अधिक महाराष्ट्र में होती है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो मूंगफली का उन्नत प्रजाति है कौशल, ठीक है। कुछ इधर है उसको भी देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? दलहनी फसल, ध्यान रखेंगे दलहनी फसल की जड़ों में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। तो दलहनी फसल हेतु कोबाल्ट आवश्यक है। कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। भारत के 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन राज्यों से प्राप्त होती है? तो 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्राप्त होती है। झारखंड से भी कुछ रेशम प्राप्त होती है। नॉर्मन अनरेस्ट बोरलॉग जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका USA से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन आपके पास है। ध्यान रखेंगे इससे अभिप्राय है उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति से मुख्यतः हमारे पास ये बातें आई, ग्रीन रिवोल्यूशन से ये बातें आई कि हमें ऐसा बीज चाहिए जहाँ पर पैदावार अधिक हो, ठीक है, पैदावार अधिक हो और अपने उत्पादन को बढ़ाया जाए, ठीक है। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? सबसे अधिक हरित क्रांति का लाभ गेहूं उत्पादन में हुआ और सबसे अधिक लाभ कमाया पंजाब हरियाणा के किसानों ने, ठीक है। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? तो ध्यान रखेंगे मैक्सिकन गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया गया। आपको पता है नॉर्मन बोरलॉग, ध्यान रखेंगे है तो USA का, लेकिन आकर वो मैक्सिको में अपना इसका क्या बोलते हैं कि प्रयोगशाला बनाए थे, ठीक है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नगद फसल के निर्यात पर प्राप्त होता है? तो चाय पर, ठीक है। क्योंकि चाय हम लोग सर्वाधिक रूप से निर्यात कर देते हैं, ठीक है। लाल विगलन रेड रॉट किस फसल की रोग है? तो गन्ना, ठीक है। आप गन्ना देखिए खाइएगा कभी कभी तो उसमें लाल रंग का धब्बा भी आपको मिलेगा अंदर में, तो वो एक तरह का बीमारी है गन्ना के लिए, ठीक है। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक यानी जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ध्यान रखें GI टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है किसको? तो असम को, खासकर किसके लिए? मूंगा रेशम के लिए, ठीक है, मूंगा रेशम के लिए। वर्ष तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1986 में की गई। मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी है? तो 3 महीना से 4 महीना के बीच में, ठीक है। 90 दिन से 120 दिन के बीच में मक्के की फसल की
तैयारी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ दे रखा हुआ है कि कृषि प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय। ठीक है, तो सबसे प्रमुख कृषि संगठन मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। ठीक है, समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में, अर्धशुष्क क्षेत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, सूखे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अलेप्पो में। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मुंबई, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको। इधर कुछ बातें दे रखा हुआ है, प्रमुख कृषि बोर्ड और मुख्यालय। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर है? बेंगलुरु में। रबड़ बोर्ड कोट्टायम में, चाय बोर्ड कलकत्ता में, तंबाकू बोर्ड गुंटूर में, मसाला बोर्ड कोची में, राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली में, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र में। दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलाची पहाड़ी के निचले ढालों पर की जाती है। ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत में चाय खेती नीलगिरी तथा इलाची पहाड़ियों के निचले ही ढालों में की जाती है, जबकि चाय की सर्वाधिक उत्पादन दार्जिलिंग असम में किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ चीज़ें हैं उसको देखते हैं। भारत में झूम कृषि का प्रकार। ठीक है, यानी झूम कृषि स्थानांतरित कृषि कहाँ कहाँ होती है, इसका प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व राज्य खासकर असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम कृषि कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको एक नाम और ध्यान रखेंगे, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश उड़ीसा में क्या कहते हैं? पोंदू, पाम्बाडाबी, केमान, बरीगा। ठीक है, पश्चिमी घाट में क्या है? कुमारी नाम है। केरल में पोनम या पोनम। ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीबर या दहिया, मसान, पेंडा तथा बीरा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बलारा, मणिपुर में पामलू, हिमालय क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरुल या कुरावा, छत्तीसगढ़ बस्तर जिला में दीपा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दीपा ही कहा जाता है। ठीक है, झूम कृषि स्थानांतरित कृषि। ठीक है, बराक घाटी, बराक वैली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? धान और चाय। भारत के किस राज्य में मसालों का बगीचा भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, केरल। ठीक है, लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है, जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में होती है। ध्यान रखेंगे, लौंग जो हम लोग खाते हैं वो फूल का कली है। ठीक है, उससे प्राप्त होता है, जिसका सर्वाधिक खेती केरल में होती है। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? ठीक है, ब्लैक गोल्ड के नाम से कौन सा मसाला जाना जाता है? वो आपका काली मिर्च है। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? वो काली मिर्च। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, काजू उत्पादक सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र। शक्तिमान और शक्तिमान 2, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 किस फसल के अनुवांशिक परिवर्तित रूप है? वो आपका मक्का। ठीक है, वाणिज्यिक कमर्शियल स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होती है? जम्मू कश्मीर में होती है। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। तो चाय की खेती के लिए एक ऐसा पहाड़ी ढाल चाहिए। चाय खेती के लिए ध्यान रखेंगे, चाय की खेती में कभी पानी लगना नहीं चाहिए, पानी चाहिए उसको बहुत ज़्यादा, लेकिन पानी लगना चाहिए। ढाल वाली ज़मीन पे होती है जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर होने से उससे अधिक होनी चाहिए और तापमान भी अधिक चाहिए, 24 से 30 डिग्री तापमान चाहिए। चाय की उत्पादन उसकी पत्ती से किया जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रसंस्करण प्रोसेसिंग हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो कुफरी चिपसोना 2। ठीक है, चिपसोना 2। ललित किस फसल का उन्नत किस्म है? तो वो अमरूद का उन्नत किस्म है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में उगाए जाने वाला अनाज मड़ुआ कोदो का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? तो मड़ुआ भले हम लोग नहीं खाते हैं, ठीक है, हम लोग आज बहुत अपने आप को अमीरी दिखाते हैं कि हम लोग बहुत अमीर बन गए,
मड़ुआ बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान रखिएगा, जापान को किया जाता है, ठीक है, खाना चाहिए आदमी को। निर्वाह मूलक कृषि, ठीक है, के अंतर्गत मोटे अनाज तथा चावल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो निर्वाह मूलक कृषि, ध्यान रखेंगे, ऐसा कृषि जिसमें हमारा जीवन निर्वाह चलती है, उसमें से मोटे अनाज तथा चावल के उत्पादन किया जाता है। अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? तो अदरक के खाने योग्य भाग को प्रकंद कहा जाता है, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। केरल राज्य विश्व में सब किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य विश्व में गरम मसाले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे है हमारे पास कृषि संसाधन, ठीक है, प्रमुख कृषि संस्थान है। तो राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन विकास बोर्ड कहाँ पर है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद में। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर में। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फर्म हिसार घट्टा में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद। पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता। पशु चिकित्सा एवं और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान रांची। मालवीय विकास, अमर, आजाद, बहार, पारस आदि अरहर तूर की प्रमुख किस्म है। अरहर जो दाल है, तूर की दालें हैं, ठीक है, उसमें देखिए कौन कौन सा है? मालवीय विकास, अमर, आजाद, बहार, पारस आदि अरहर तूर की प्रमुख किस्म है। आगे देखते हैं कौन सा राज्य फसल उत्पादन में सबसे आगे है, ठीक है। उसमें से देखिए एक दो बातें यहाँ पर है। कुल खाद्यान्न, सबसे अधिक जो खाद्यान्न फसल है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान, सेकंड मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब। कुल दलहन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान, महाराष्ट्र सेकंड और राजस्थान दूसरा। कुल तिलहन राजस्थान पहला, मध्य प्रदेश सेकंड, गुजरात तीसरा। और कुल मोटे अनाज में कर्नाटक सर्वाधिक, राजस्थान सेकंड स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फसल का नाम दिया है और शीर्ष उत्पादन राज्य का नाम दिया है। चावल सबसे अधिक कहाँ? पश्चिम बंगाल में। गेहूँ उत्तर प्रदेश में। बाजरा राजस्थान में। मक्का कर्नाटक में। चाना महाराष्ट्र में। अरहर तूर महाराष्ट्र में सर्वाधिक रूप से। मसूर मध्य प्रदेश में। मूंग गुजरात में। सरसों राजस्थान में। सोयाबीन महाराष्ट्र में। सूरजमुखी कर्नाटक में। कपास गुजरात में। जूट पश्चिम बंगाल में। आलू उत्तर प्रदेश में। प्याज महाराष्ट्र में। गन्ना उत्तर प्रदेश में। इसके कुछ राज्य और है उत्तर प्रदेश में, सॉरी यहाँ पर 1 2 3 4 करके दे रखा हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग सही से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश सबसे दाल होती है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम। सोनालिका, अर्जुन और कल्याण सोना किसका उन्नत किस्म है? तो गेहूं का उन्नत किस्म है। पेगिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है? तो ये आपका मूंगफली के लिए है। झूम कृषि एक पद्धति है जिसमें कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है।
झूम कृषि ध्यान रखेंगे कि एक साल हमने यहाँ पर काट कूट के कृषि किए, पूरा जंगल को साफ किए, वहाँ तब तक कृषि करेंगे जब तक उसका उर्वरा शक्ति समाप्त न हो जाए। फिर अगर उर्वरा शक्ति समाप्त हो गया उस खेत का या उस ज़मीन का, तो फिर हम अगले जगह पर जंगल को साफ करेंगे, फिर हम कृषि करेंगे। जंगल को काट कर क्या करते हैं, उसमें हम पहले आग लगा देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कर्तन और दहन कृषि उसको हम कहते हैं, ठीक है। अगला है गहन कृषि से क्या तात्पर्य है, तो गहन कृषि तात्पर्य है न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज, ठीक है, यानी कम जमीन पर अधिक उपजाऊ करते हैं, उसे हम गहन कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस फसल की प्रमुख उत्पादक है। राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है, तो सरसों और बाजरा का प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है, तत्पश्चात केरल और तमिलनाडु में, ठीक है। कॉफी सर्वाधिक रूप से कहाँ हो रही है, तो कर्नाटक में हो रही है, सेकंड में केरल और थर्ड में तमिलनाडु, ठीक है। उकठा रोग कौन सी फसल प्रभावित होती है, तो चना, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ और नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केरल है, ठीक है। भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ और तथा तंबाकू कृषि की जाती है, ध्यान रखेंगे वो कर्नाटक है, ठीक है। तो कर्नाटक राज्य में कहवा यानी कॉफ़ी, रबड़ तंबाकू कृषि की जाती है कर्नाटक में। भारत में तंबाकू सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वह है आंध्र प्रदेश, सबसे अधिक खैनी, ठीक है, वहीं पर होता है। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है, तो एक्वापोनिक कृषि, ठीक है। पौधे उगाने के साथ साथ मछली पालन करते हैं तो उसको कहते हैं एक्वापोनिक कृषि। भारतीय चाय बोर्ड मुख्यालय कहाँ पर है, तो चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। किन दो फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है, तो गेहूं और गन्ना के फसलों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है। अरंडी जिसका तेल होता है का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है, तो अरंडी का तेल का उत्पादन सबसे अधिक गुजरात करता है। सदाबहार क्रांति एवरग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाने से। तो सदाबहार कृषि ध्यान रखेंगे, जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से सदाबहार कृषि संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य क्रमशः कौन है, तो कौन है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। चीनी के 3 अग्रणी उत्पादक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक। भारत में कौन सा राज्य नमक और मूंगफली के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान है, तो गुजरात है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया था, 1984 में किया गया था, ठीक है। मत्स्य उत्पादन में 5 राज्य का नाम दिया हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो मत्स्य उत्पादन में देखिए सबसे अधिक आंध्र प्रदेश, ठीक है, सेकंड पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात, ठीक है। तो मत्स्य उत्पादन में सबसे अधिक आंध्र प्रदेश है मछली उत्पादन करने में, ठीक है, सेकंड में बंगाल है, तीसरा में कर्नाटक है, चौथा में उड़ीसा और 5वां में गुजरात, ठीक है। अखिल भारतीय उत्पादन 116.48 लाख टन, ठीक है। अब यहाँ पर सुनहरा रेशा क्रांति संबंध जूट उत्पादन से है, ठीक है। सुनहरा रेशा क्रांति किससे जुड़ी हुई, जूट उत्पादन से है तथा जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। जूट को क्या कहते हैं, भारत का स्वर्णिम तंतु गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहता है। दोस्तों आज हम यहीं रुकते हैं, ये आपका था 5वां वीडियो। हम फिर कल मिलते हैं 6ठा वीडियो इंडियन ज्योग्राफी में, भारत का भूगोल में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।